CH-56 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा यह चैप्टर कैसा लग रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही ला सकूं। तभी नील आरवी का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर ले जाते हुए बोला, लेट्स स्टार्ट। तो आरवी बोली, ओके, पहले तुम, उसके बाद मैं डांस करूंगी। तो नील गाना स्टार्ट कर देता है। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई। और फिर वह आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से आरवी के फेस को ऊपर से नीचे तक छूने लगा। ऐसे खींचे दिल के पेंचे गले ही पड़ गई ओए। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। इधर जानकी जी शिवाय के हाथ में शिवाय लिख दी थी। शिवाय को मेहंदी वाली ने मेहंदी नहीं लगाया, क्योंकि शिवाय किसी को टच करना पसंद नहीं करता था, इसलिए जानकी जी ने ही उसके हाथ में मेहंदी लगा दिया। वही शिवाय के हाथ में सिर्फ शिवाय लिखा देख नताशा की मॉम जानकी जी के पास आई और बोली, समधन जी सिर्फ शिवाय ही क्यों लिखा, नताशा भी लिख दीजिए। वहीं उनकी बात सुनकर शिवाय, जो गुस्से में आरवी और नील की ओर देख रहा था, वह अपनी आंखों को झट से मिसेज बजाज की ओर करता है। वही शिवाय का इतना लाल आंखें और गुस्से वाला फेस देख मिसेज बजाज डर कर पीछे हट गई। तभी मिसेज बजाज शिवाय के पास आए और बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें बताशा का नाम नहीं लिखवाना तो मत लिखवा, लेकिन अपना पूरा नाम शिवाय ओबेरॉय तो लिखवा लो। तभी वहां पर शिवाय की एक जोरदार आवाज गूंजी, मॉम, क्या आपने मिस्टर बजाज को नहीं बताया कि उनकी बेटी का शादी किससे हो रहा है, कि वह मेरा नाम गलत ले रहे हैं? तो जानकी जी जल्दी से शिवाय का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन शिवाय उनका हाथ छुड़ाकर फिर गुस्से में बोलता है, बोलिए मॉम। वही शिवाय का जानकी जी पर गुस्सा होते देख राम जी उसके पास आए और बोले, यह क्या हरकत है अपनी माँ से बात करने का शिवाय? तो शिवाय अपने चेयर से उठा और राम जी के आंखों में देखते हुए बोला, यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ मॉम के लिए मिस्टर ओबेरॉय, और मॉम के अलावा इतना किसी में औकात नहीं जो शिवाय राजपूत को कहीं बुला सके उसकी मर्जी का। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर राम ओबेरॉय? तो राम जी चुप हो गए। वही शिवाय मिस्टर बजाज की ओर मुड़ा और फिर अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ाते हुए अपने सर्द आवाज में बोला, आई एम शिवाय राजपूत, द सन ऑफ जानकी राजपूत। वही मिस्टर बजाज डर के मारे अपने हाथ को शिवाय की ओर मिलाने के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ही शिवाय अपने हाथ को हटा लेता है और फिर वह ओबेरॉय मेंशन के गेट से निकल जाता है, जिससे मिस्टर बजाज को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन वह इस शर्मिंदगी को छुपाते हुए अपने मन में बोली, शिवाय राजपूत, एक बार तुम मेरे बस दामाद बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा औकात ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी तरुण बजाज नहीं। वही स्टेज पर आरवी और नील शिवाय के इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर ही अपने डांस को रोककर उन सब लोगों की बातें सुनने लगे। तभी आरिताज जी माइक पर बोले, थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे पार्टी एंड हद होप आई यू ऑल एंजॉय, सो नो यू कैन गो। इसके बाद उन्होंने सारे गार्डों को इशारा किया निकालने को, तो सारे गार्ड पॉलिटली सब लोगों को बाहर निकालने लगा। सभी लोगों के जाने के बाद अब पूरे ओबेरॉय मेंशन में सिर्फ राय ज्यादा फैमिली और ओबेरॉय फैमिली ही बची हुई थी। तभी परम दादू बोले, सारे अपने अपने कमरे में जाओ। उसके बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए और रायजादा फैमिली भी रायजादा मेंशन के लिए निकल गई। राम जी और जानकी जी का कमरा। जानकी जी सोफे पर बैठकर एक तक बस सीलिंग को देखे जा रही थी। वही राम जी दरवाजे के पास खड़े होकर जानकी जी को देख रहे थे। जब उनसे जानकी जी का चुपके बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जानकी जी के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ मोहतरमा, मुझे ऐसे ही भूखे रखने का इरादा है क्या?
तो जानकी जी एकदम से राम जी से लिपट कर फफक फफक कर रोने लगी और फिर रोते हुए ही बोली, शिवाय ने आज फिर आपको। तभी राम जी उनके मुंह पर हाथ रख बोले, जो बीत चुका है उस गरे मुर्दे को उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो जख्म पुराना है तो इसके घाव जाने में भी वक्त लगेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ को जानकी जी के पीठ पर फिराना शुरू कर दिया, लेकिन उनके आंखों में भी नमी छाई हुई थी, जिसे देखकर ही बताया जा सकता है कि आज शिवाय ने जिस तरह से उनसे बात की उनसे उन्हें भी बहुत दुख पहुंचा। दूसरे दिन सुबह रायजादा मेंशन सब नाश्ता करने बैठ गए थे। अभी तक आरवी नहीं आई थी। सुबह पूजा हो जाने के बाद वो सीधे वापस अपने कमरे में गई थी तो विक्रम जी बोले, मैं बुला कर लाता हूँ उसे अस्पताल के लिए। ये बोल वो आरवी के कमरे की ओर चले गए। वो दरवाजे के पास पहुंचे। वो दरवाजा खोल ही रहे थे कि उन्हें वही कमरे के पास वाली गैलरी से आरवी की आवाज सुनाई दी, जो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। विक्रम जी उस ओर जाते पर उसकी बात सुन वो वहीं रुक जाते हैं। दरअसल आरवी मयंक से बात कर रही थी। सामने से मयंक ने कुछ कहा तो आरवी बोली, नहीं अभी तक कुछ समझ नहीं आया मुझे और कुछ याद भी नहीं आ रहा, और वह सपने मैं रिलेट भी नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है। एक एक्सीडेंट में मैं सिर्फ कुछ हिस्सा भूली, पर ऐसा नहीं है, मैं वो हिस्सा भी भूल गई जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ हुआ था उस दिन यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चैप्टर 57। मयंक बोला, तो ज्यादा जोर ना दे, याद आ जाएगा। आज हॉस्पिटल जा रहे हैं ना बस। आरवी बोली, हम तूने दिल्ली में पूछताछ की कहाँ गई थी, और वो आदमी जो मुझे आखिरी बार मिला था उसके बारे में पता चला। मयंक बोला, हाँ जो आदमी आखिरी बार मिला था तुझसे, उसके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो चुका है। अचानक सबको मारने के लिए दौड़ पड़ता है या चीखने चिल्लाने लगता है। आसपास वाले कह रहे हैं उसे अपनी पत्नी और बच्ची के खोने का सदमा लगा है। आरवी बोली, और आगे कुछ शायद हम वहां से शुरू करें सब कुछ जहां से मैंने पहले शुरू किया था। मयंक बोला, तूने आरआर हॉस्पिटल से शुरू किया था, पर तूने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। तूने कहा था कि एक बार सब कुछ सामने आ जाए उसके बाद तू हमें बताएगी। उसके बाद जब तेरा एक्सीडेंट हुआ उससे जस्ट आधे घंटे पहले तेरा फोन आया था और तू हमें मुंबई बुला रही थी और तुझे किसी के खिलाफ सबूत मिले थे, पर क्या था कहाँ गया कुछ नहीं पता। आरवी बोली, साला ये जिंदगी भी ना कितनी उलझी हुई है। तो छोड़ ये सब, ये बाद में देखेंगे। अभी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म हो रहा है। जितना इस बारे में सोच रही हूँ उतना गुस्सा बढ़। ये बोलते बोलते वो पीछे घूमी तो उसे विक्रम जी दिखे जो उसे ही देख रहे थे। उसने मयंक से कहा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोल उसने फोन काट दिया। वहीं मयंक उसके इस तरह से फोन काटने पर बहुत ही कंफ्यूज था। वो बोला, इसे क्या हुआ? इधर आरवी विक्रम जी को देख बोली, आप मेरी बातें सुन रहे थे, आपको पता नहीं कि ऐसे किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स है। आरवी की बात सुन विक्रम जी बोले, अरे मैं कहाँ दूसरों की बात सुन रहा हूँ, अपनी बेटी की ही बातें सुन रहा हूँ, और अपने बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानना चाहिए ना। कभी भी बच्चों को जरूरत पड़ सकती है। CH 47 माई विलनेस लवर 47। हाय हेलो नमस्ते। आरवी जब मयंक से बात कर रही थी तभी वो अचानक पीछे घूमती है तो देखती है कि विक्रम जी वहीं खड़े हैं। उसे पता चल गया कि वो उसकी बातें सुन चुके हैं, पर कितनी ये बात उसे नहीं पता था। विक्रम जी ने जब उसकी बात सुनते हैं तो वो बोले, उनका हक है कि उनके बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में तो वो तुरंत तैयार रहे उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं करूँगा मदद तो कौन करेगा। उनकी बात सुन आरवी एक पल के लिए उन्हें देखती है। उसे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने उसे भी अपने बच्चों में कंसीडर किया, पर दूसरे ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। आरवी ने प्लेफुल स्माइल के साथ उन पर तंज कसते हुए बोली, ओह रियली, मैं और आपकी बेटी? हाँ व्हाट अ जोक।
विक्रम जी को उसका तंज महसूस हुआ पर उन्हें नहीं पता था कि आरवी को क्या हुआ। कल तक तो वो ढंग से बात कर रही थी तो आज ऐसा क्या हो गया है उसे। वो बोले, अनु क्या? अभी वो बोल ही रहे थे कि आरवी उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, इट्स आरवी नोट अनु। अनु सिर्फ मेरे अपने कहते हैं, ठीक है। विक्रम जी बोले, तुम्हें हो क्या गया है? कल तक तो ठीक थी, तुम सबसे ठीक से बात कर रही थी, मुझसे ठीक से बात कर रही थी, अब क्या हुआ है? आरवी को पता नहीं पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैं पागल हो गई थी तब अब मैं ठीक हो गई। उसके चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ गई थी। सब नीचे बैठे थे, वो लग हैरान हो गए कि अचानक से आरवी चिल्लाने क्यों लगी। ऐसा भी क्या हो गया? फिर अचानक ध्यान आया कि ऊपर तो विक्रम जी उसे बुलाने गए थे कहीं उनके साथ। तो ये बात उनके जहन में आते ही सब खड़े होकर ऊपर की ओर जाने लगे। वहीं दरवाजे से अंदर आ रहे निकेश और नील ने भी उन्हें ऊपर जाते देखा तो वो भी उनके पीछे चले गए। ऊपर जाके उन्होंने देखा तो विक्रम जी और आरवी आमने सामने खड़े थे और जहां आरवी गुस्से में थी तो विक्रम जी हैरान। विक्रम जी बोले, क्या कहा तुमने? आरवी बोली, वही जो आपने सुना। मैं पागल हो गई थी जो यहाँ आई, जो यहाँ रुकी। मैं पूरी पागल हो गई थी जो आप लोगों को अपना परिवार माना। रागिनी जी उसकी बात सुन बोली, आरवी क्या बोल रही हो, होश में हो अपने? आरवी बोली, आइए आप ही की कमी थी, मैं कैसे भूल गई, आप तो अपने परिवार हो। सॉरी, परिवार नहीं, आप अपने पति और अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती जिसमें मैं कहीं नहीं आती। रागिनी जी हैरान होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आरवी बोली, एकदम सही बात बोल रही हूँ मैं। अरे मेरा दिमाग खराब था जो मैं यहाँ आई जहाँ मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो भी आप लोगों की आंखों में दो आंसू तक ना आए। इस बार कृष्णकांत दादाजी गुस्से से बोले, बस अनु अब तुम हद पार कर रही हो। आरवी उनकी बात सुन बोली, मैं हद पार कर रही हूँ, ठीक है कर रही हूँ। अगर मैं हद पार कर रही हूँ तो आधी अधूरी क्यों करूँ, पूरी ही कर देती हूँ, है ना? रुचि बोली, आरवी शांति से बात करते हैं, ठीक है। आरवी बोली, मुझे बात ही नहीं करनी है, समझ नहीं आता, आप लोगों को अकेला छोड़ दो मुझे बस। कश्मीरा जी बोली, ठीक है तुम जैसा समझो पर अभी शांत रहो। आरवी बोली, राइट, मुझे जैसा समझ आए तो ठीक, बस कुछ दिन और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बोल वो फट से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और पीछे छोड़ गई एकदम घोर सन्नाटा। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो गया है आरवी को। राधिका सबसे पहले बोली, पापा आप तो अनु को बुलाने गए थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया? विक्रम जी बोले, जब मैं यहाँ आया तो वो किसी से बात कर रही थी और बहुत परेशान थी और शायद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ तो वो इस बात पर भड़क गई। रेहा बोली, तो क्या सच में आरवी कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी? उसके सवाल पर सब चुप्पी साध लेते हैं, किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। तभी गायत्री दादी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार वो कहीं नहीं जाएगी। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, सबको ये पता था पर अभी सबने ये पूछना सही नहीं समझा। वही अरहान ये सब होते हुए शांति से देख रहा था। उसे आज आरवी का बिहेवियर कुछ तो वियर्ड लगा, जैसे उसे गुस्सा नहीं, घबराहट हो रही हो या डर में हो, पर अभी उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। वहीं रागिनी जी को पता नहीं क्या हुआ, वो आरवी के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। वो बोली, अनु दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, तुम सुन रही हो? आरवी अंदर गुस्से से यहाँ से वहाँ चक्कर मार रही थी। रागिनी जी की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, मानो उस पर कोई असर नहीं हुआ हो, पर उसे क्या पता था रागिनी जी नहीं मानेगी जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगी। लगभग 10 मिनट हो गए थे, रागिनी जी लगातार दरवाजा खटखाए जा रही थी। बाहर से भी सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो किसी की नहीं सुनती। अंत में आरवी ने चिढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो रागिनी जी को देखकर बोली, अब क्या रह गया है? रागिनी जी ने उसे देखा और कहा, क्या तुमने अपनी दवाई ली? आरवी बोली,
आप ये पूछने के लिए कब से दरवाजा खटखटा रही थी? रागिनी जी बोली, हाँ, और चलकर नाश्ता करो, उसके बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं। आरवी हैरानी से उन्हें देख रही थी, बाकी सबका भी यही हाल था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। CH 59। हाय हेलो नमस्ते। आरवी और बाकी सब रागिनी जी को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और वो क्या बोले। उन्हें ऐसे देख रागिनी जी एक बार फिर बोली, क्या हुआ, सब ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? उनके बोलने पर सब कुछ नहीं बोलते और उसे वैसे ही देख रहे थे। फिर वो आरवी को देखती है, जो अभी भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। इस बार रागिनी जी चिढ़कर गुस्से से बोली, क्या है सबको, मुझे ऐसे देखना बंद करो, ठीक है? इस बात से सब उनकी ओर से नजरें घुमा लेते हैं। वही आरवी बोली, देखे नहीं तो क्या करे, आप ऐसे अजीब बिहेव कर रही है। रागिनी जी अपनी भौहें सिकुड़कर बोली, अजीब मतलब कैसा, मैं कैसे अजीब बिहेव कर रही हूँ? आरवी बोली, मैंने इतना सब बोला, अभी आपको गुस्सा नहीं आया क्या? अभी तक तो आपको मुझे थप्पड़ मार देना चाहिए था। रागिनी जी शांति से बोली, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आरवी उनकी ओर देखती है। वो आगे मुस्कुराते हुए बोली, देखो अनु, जो बीत गया वो तो हम बदल नहीं सकते। अगर गुस्से से ही बात बनती या लड़ने से बनती तो अब तक तो हम साथ होते हैं ना। आरवी ने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। रागिनी जी भी उसकी आंखों में देख रही थी। तभी राधिका आरवी के पास जाते हुए बोली, अगर हम सब यहाँ हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए, वरना लड़ाई झगड़े में ये घर कब का टूट चुका होता। आरवी की भौहें सिकुड़ गई। उसकी बात सुन विक्रम जी चुपचाप खड़े थे। अब तक वो बोले, अच्छा अब बहुत हुआ, खाना खा ले, हॉस्पिटल भी जाना है। आरवी ने एक बार तिरछी नजर से उन्हें देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो आज सिर्फ आरवी की वजह से थी। आरवी भी मुस्कुराने लगी। वही कोई था जो एक टक आरवी को देख रहा था। क्या देख रहा था पता नहीं। और गायत्री दादी मुस्कुरा तो रही थी, पर उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। राधिका ने आरवी का हाथ पकड़ा और नीचे लेकर चली गई। बाकी सब भी चले गए। अब वहां सिर्फ नील, निकेश, विक्रम जी और रागिनी जी ही थे। रागिनी जी विक्रम जी की ओर मुड़ बोली, क्या कहा था आपने ऐसा जो वो इतनी भड़क गई? विक्रम जी अपने उतरे हुए आवाज और चेहरे के साथ बोले, मैंने बस उसकी बात सुनी और इतना कहा कि बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा ये जानना उनका हक है, क्योंकि मैं जानना चाहता था। वो बहुत परेशान थी, किसी बात पर कुछ ढूंढ रही थी, शायद मैं मदद कर दूं, पर वो गुस्सा हो गई। निकेश विक्रम जी के पास जाके उनके कंधे को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं पापा, थोड़ा वक्त लगेगा उसे। पर रागिनी जी और अरहान कुछ और ही सोच रहे थे। अरहान बोला, क्या कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है? क्योंकि अभी मैंने देखा उसे गुस्से से ज्यादा डर या घबराहट में ज्यादा दिख रही थी। अरहान की बात पर बाकी चारों उसे देखने लगे। तभी विक्रम जी बोले, हाँ वो एकदम से ही गुस्सा होने लगी थी। रागिनी जी बोली, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी ना? कौन से हॉस्पिटल में थी? अरहान बोला, सिटी हॉस्पिटल में थी वो। रागिनी जी बोली, आज हम उसे अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं और मैं दवाइयाँ ले लेती हूँ। वो अंदर गई और आरवी की दवाइयाँ देखने लगी। सब ठीक था, पर तभी उनकी नज़र एक दवाई बोतल पर गई। उन्होंने वो बोतल उठाकर खोली, उसमें टेबलेट्स थी। उन्होंने नाम पढ़ा, फिर दवाई देखी। उन्हें ऐसा करते देख विक्रम जी बिले, क्या हुआ रागिनी? रागिनी जी दवाई देखते हुए बोली, ये दवाई वो तब खाती है ना जब उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। विक्रम जी उनकी बात सुना में सिर हिलाते हैं, तो वो उस बोतल को ले लेती है। चले, वरना अगर वो यहाँ आई और हम लोगों को यहाँ अपने कमरे में देख लिया तो फिर से चिल्लाने लगेगी। नील मुंह बनाकर बोला, वो तो है ही जंगली बिल्ली, किसी पर भी चिल्लाने लगती है। उसकी बात सुन सब उसे घूरते हैं तो वो सकपका जाते हैं। तभी रागिनी जी हंसते हुए बोली, तुम सही हो नील, सच में वो जंगली बिल्ली है, सही नाम दिया है तुमने। नील और रागिनी जी हंसने लगे, जिन्हें देख विक्रम जी भी मुस्कुरा उठे और साथ में निकेश भी। लेकिन अरहान कुछ सोच में था।
उसके बाद सब नीचे आए। आरवी उन्हें आता देख घूरते हुए नाश्ता कर रही थी। नील बोला, क्या रही हो? आरवी जो उन पांचों को घूर रही थी उसका ध्यान अब सिर्फ नील पर ही शिफ्ट हो गया और खाते हुए उसे घूरने लगी। नील बोला, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कच्चा खा जाओगी मुझे? आरवी उसे घूरते हुए ही बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ। उसकी बात सुन नील बोला, अगर नॉन वेजिटेरियन होती तो खा लेती। आरवी मुंह बनाकर बोली, मुझे टेस्टलेस चीजें पसंद नहीं है। नील बोला, क्या मतलब मैं टेस्टलेस हूँ? आरवी बोली, तो क्या मसाले वाले हो? उसकी बात सुन नील बोला, क्या तुम पागल हो, मैं मसाले वाला कैसे हो सकता हूँ? आरवी बोली, तो मैंने सही बोला ना कि तुम टेस्टलेस हो? नील बोला, कैसे? आरवी बोली, देखो, खाने में मिर्च, नमक या बाकी मसाले नहीं होते तो वो खाना कैसे लगता है? नील बोला, मीठा। रुचि बोली, मीठा कैसे? नील बोला, उसने मिर्च मसाले मना किए हैं, सुगर गुड़ थोड़ी ना। आरवी ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, पागल आदमी, मेरे कहने का मतलब है अगर खाने में मसाले, सुगर, गुड़ या कुछ भी ना हो तो वो खाना कैसा होता है? नील बोला, टेस्टलेस। आरवी बोली, तो तुम में ये सब हो? नील बोला, नहीं। आरवी बोली, हेंसपूव। चैप्टर 60। उसकी बात सब तालियां बजाने लगे। वहीं नील मुंह फाड़े उसे देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन देख सब हंसने लगते हैं। वही आरवी फिर से अपने खाने पर फोकस करती है। नील बोला, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बेकार है। आरवी बिना किसी भाव के बोली, मुझे पता है। नील उसके इस बिहेवियर पर चिढ़ते हुए बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। आरवी एक नकली मुस्कान उसे दिखाते हुए बोली, आई नो। नील बोला, तुम पागल औरत। आरवी बोली, मैं सिर्फ 19 की हूँ। नील बोला, तो? आरवी बोली, तो मैं औरत नहीं हूँ बेजिकली। नील बोला, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूँ? आरवी ने कहा, मुझे क्या पता। नील अफसोस से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, तुम किसी भी इंसान का पेशेंस लेवल को टेस्ट कर सकती तो मतलब कितनी तुम मम, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आरवी बोली, तो तुम पास हुए। नील बोला, किस में? वही पेशेंस के टेस्ट में। वैसे मेरी तरफ से तो 0 है। आरवी मुंह बनाकर बोली। नील बोला, तुम्हें जिस इंसान ने झेला होना उसे तो 100 मार्क्स देने चाहिए। आरवी अपना मुंह एक बार खोलते हुए, 1000 करोड़ में से ना। नील ने चिढ़कर अपनी आंखें मीच बोला, मैं जाता हूँ रागिनी मम्मा, वरना मैं कुछ कर जाऊंगा। रागिनी जी जो कब से अपनी हंसी रोके हुए थी वो बोली, ठीक है बेटा। नील वहां से चला गया और उसके जाते ही सबकी हंसी छूट गई। रुचि हंसते हुए बोली, तुम कमाल हो अनु, मतलब जिस इंसान से लोग इरिटेट होते थे उसे आज तुमने इरिटेट कर दिया। आरवी एक पल उसे घूरती है, फिर अचानक वो भी हंसने लगती है क्योंकि उसे रह रह कर नील का चिढ़ा हुआ फेस याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद आरवी, विक्रम जी और रागिनी जी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रागिनी जी पहले आरवी का फुल चेकअप करती है। उन्हें एक चीज पता चली कि आरवी ऐसी दवाई खा रही है जिससे उसके हार्मोन्स में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, गुस्सा होना, चिल्लाना। रागिनी जी ने वो दवाई चेक करवाई तो वो इसी की दवाई थी। उन्होंने ये बात विक्रम जी को बताई तो उनकी आंखें एकदम सर्द हो गई। उन्होंने अपने आदमियों को तुरंत इस काम में लगा दिया कि सिटी हॉस्पिटल में ऐसा कौन है जिसकी वजह से दवाई आसानी से बदली गई और ऐसा कौन चाहता है कि आरवी की यादाश्त वापस ना आए। विक्रम जी सुबह वाली बात को इस चीज से रिलेट कर पा रहे थे, पर उन्होंने अभी आरवी को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। वो नहीं चाहते थे कि आरवी कोई भी स्ट्रेस ले। आरवी अभी वार्ड में लेटी हुई थी क्योंकि रागिनी जी को अभी और टेस्ट करने थे। थोड़ी देर हुई थी, अभी भी विक्रम जी और रागिनी जी दोनों आए। आरवी उनकी ओर देख बोली, अभी कितनी देर है, मुझे जाना है घर। रागिनी जी बोली, बस 1 घंटा, उसके बाद हम चलेंगे। आरवी बोली, तो आप रिपोर्ट लेकर आ जाना, मैं चली जाती हूँ।
रागिनी जी बोली, नहीं, साथ में जाएंगे। आरवी उनकी बात नकारने ही वाली थी कि रागिनी जी उसे आंखें दिखाकर बोली, क्या तुम एक बार में कोई बात नहीं मान सकती? उनकी बात पर आरवी मुंह बनाकर शांत हो जाती है। वही विक्रम जी उसे डांट पड़ता देख हंसने लगते हैं, तो रागिनी जी उन्हें भी आंखें दिखाकर शांत कर देती है। दोनों बाप बेटी मुंह लटका कर बैठे थे। तभी रागिनी जी बोली, ठीक है, तब तक आप दोनों घूम आओ, हॉस्पिटल देख आओ या खाना खा आओ, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी और मैं अपना काम भी खत्म कर लूंगी। दोनों ने एक साथ एकदम से कहा, हाँ ये सही है। दोनों को ऐसे देख रागिनी जी उन्हें जाने का कह खुद अपने केबिन में चली गई हंसते हुए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।